नमस्कार मित्रों, आज हम बीए फाइनल ईयर के एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का एक लेसन पढ़ेंगे जिसमें हम एक अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट की बात करेंगे जिसका नाम है UNFCCC। सुना होगा आपने मित्रों कभी भी। जैसे हम अभी हाल ही में समाचार में ये देखने को मिल रहा है कि ट्रंप साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे या राष्ट्रपति है, उन्होंने जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि जब मैं चुनाव में जीत जाऊंगा तो मैं पेरिस एग्रीमेंट से यूएसए को बाहर निकाल दूंगा। तो मित्रों, ये पेरिस एग्रीमेंट आपने न्यूज़ों में सुना होगा या आपने सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल, या आपने मित्रों सुना होगा COP 1, 2, यहाँ भी आप COP 25, COP 26 की वगैरह की बात सुनते होंगे। तो जब भी इन शब्दों को हम सुनते हैं तो इनके साथ में एक संस्था का नाम हमेशा साथ में आता है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या नाम है? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सुना होगा आपने इसका नाम। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क अभिसमय। मित्रों, अब हम बात करेंगे सबसे पहले 1992 की। 1992 में हम चलते हैं ब्राज़ील। कहाँ पर जाएंगे? ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ पर है मित्रों? दक्षिणी अमेरिका का एक देश है ब्राज़ील। इस ब्राज़ील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। सुना आपने? रियो डी जेनेरियो। बात रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरियो की है। कब की है? 1992। क्या हुआ 1992 में? यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का एक मीटिंग का आयोजन हुआ और मीटिंग किस पे थी? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेवलपमेंट। किस पे थी? डेवलपमेंट पे और एनवायरमेंट पे। UNCED कहते हैं जिसको, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। मित्रों, इस कन्वेंशन का दूसरा नाम आपने, जो प्रसिद्ध नाम है इसका, इसको कहते हैं अर्थ समिट, या इसको हम यूं कह सकते हैं एनवायरमेंट, नहीं, इसको हम यूं कह सकते हैं रियो कॉन्फ्रेंस या रियो समिट या अर्थ समिट, जो इसका प्रसिद्ध नाम है जिसे हम हिंदी में पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। पृथ्वी सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, कब हुआ? 1992 के अंदर। कहाँ हुआ? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। चलो ठीक है। इस पृथ्वी सम्मेलन में 3 मुख्य आउटकम थे। कितने थे? 3। मतलब यहाँ पर 3 संस्थाओं को स्थापना की जानी थी, ये निर्णय लिया गया। कौन कौन सी? पहली संस्था है उसका नाम है UNFCCC, जिसकी इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं। दूसरी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD, और एक है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCBD। ये 3 संस्थान हैं। पहला है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरे का नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, और ये है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर UN का अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय।
ये 3 प्रमुख फ्रेमवर्क कन्वेंशन लाए गए किसमें, पृथ्वी सम्मेलन में जो हुआ 1992 में रियो डी जेनेरियो में। इस तीनों संस्थान में UNFCCC भी शामिल था, जिसकी हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि UNFCCC की स्थापना ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में गठित 3 संस्थानों में से एक प्रमुख संस्थान के रूप में हुई, जो कि UNCED यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के थीम पर आयोजित किया गया था। ठीक है, ये बात तो कंफर्म हो गई। अब हमें यह देखना है कि जब UNFCCC की स्थापना हुई तब इसका जो मुख्यालय था वो था जेनेवा में। कहां पर था, जेनेवा में। मतलब 1992 से इसका मुख्यालय जेनेवा में था, लेकिन 1995 में इसका मुख्यालय है वो जर्मनी के बोन शहर में ट्रांसफर कर दिया गया। तो कहां पर है अब, बोन, जर्मनी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जर्मनी के बोन शहर में। कब स्थापित किया गया यहाँ पर, 1995 के अंदर यहाँ पर स्थापित किया गया। अब हमें ये देखना है, जैसा कि इस नाम में विदित है, ये UN की बॉडी है। ये किसकी है, UN की ही एक एजेंसी है जो क्या काम करती है, ये क्लाइमेट चेंज पर जितने भी ग्लोबल एफर्ट हो रहे हैं, वैश्विक प्रयास हो रहे हैं, उन ग्लोबल एफर्ट को क्या करती है, सपोर्ट प्रदान करती है। तो इट इज ए UN एजेंसी विच एम टू सपोर्ट द ग्लोबल एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। आपको ये ध्यान रखना है कि यह UN की एक ऐसी बॉडी है जो वैश्विक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की जो घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित हो रही है, उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, उस पर नियंत्रित रखने के लिए जितने भी वैश्विक प्रयास हो रहे हैं, उन सभी वैश्विक प्रयासों को सपोर्ट देने के लिए UNFCCC की स्थापना की गई है। वर्तमान में मित्रों UNFCCC को 197 देशों का समर्थन है। कितने देशों का समर्थन है, 197 देशों का समर्थन UNFCCC को है। ओके, इतनी बात हो गई। अब हमें यह देखना है कि इसकी एक बॉडी है जिसको कहते हैं कॉप। क्या नाम है, कॉप, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप क्या है, ये UNFCCC के कॉन्फ्रेंस को कहते हैं। और कॉन्फ्रेंस किनका है, पार्टीज का। पार्टी का मतलब है जो समर्थन देने वाले जो देश है, इनका जो सम्मेलन होता है उसको कॉप नाम दिया जाता है। कॉप हुआ कॉप 3 कहां पर हुआ था, जापान के क्योटो शहर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। मित्रों, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, मोटे तौर पे ध्यान रखना, एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और एक है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने के लिए लाया गया। ग्रीन हाउस गैसेज के इमिशन को, के उत्सर्जन को कम करने के लिए लाया गया। जबकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका काम है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, जिसे ODS कहते हैं, जो ओजोन क्षरण का काम करते हैं, इनकी मात्रा को कम करना। मतलब ओजोन क्षरण को कम करने के लिए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जबकि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए हमारे पास में वैश्विक स्तर पर क्योटो प्रोटोकॉल था। ये कब लाया गया, 1997 में कॉप 3 हुआ। कॉप 3 हुआ 1997 में। कहाँ पर हुआ, जापान के क्योटो शहर में हुआ, इसलिए इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। ये इस क्योटो प्रोटोकॉल 2020 में समाप्त हो गया। अब ये ध्यान रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल ये बाध्यकारी था, और ये किसके लिए था, विकसित देशों के लिए था।
विकसित देशों को इसमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ये बाध्यकारी एक कन्वेंशन था। अब क्योटो प्रोटोकॉल 2020 में समाप्त हो गया, तो आपको ध्यान होगा कि 2015 में पेरिस में जो कॉप का सम्मेलन हुआ, उस कॉप में पेरिस एग्रीमेंट किया गया। कौन सा एग्रीमेंट किया गया? पेरिस एग्रीमेंट लाया गया। पेरिस एग्रीमेंट क्या है मित्रों? जो समाचारों में अब बार बार आप सुन रहे हो कि अमेरिका पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया। पेरिस एग्रीमेंट क्योटो केवल विकसित देशों के लिए था, जबकि यह विकसित, विकासशील और अल्प विकसित सभी देशों के लिए, पहली बात तो ये ध्यान रखना। और दूसरी बात है कि यह बाध्यकारी नहीं है, इट इज नॉट ए लीगली बाइंडिंग, बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये स्वैच्छिक है। तो ये एक स्वैच्छिक या एलिमेंट्री कह सकते हैं या स्वैच्छिक कह सकते हैं। तो ये स्वैच्छिक एग्रीमेंट है पेरिस एग्रीमेंट। अब इसमें है क्या? इसमें यह कहा गया कि इस सदी के अंत तक हमें जो कार्बन उत्सर्जन का जो स्तर है, कब का ये देखना है? प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का, औद्योगिकरण पूर्व औद्योगिकरण, मतलब जब औद्योगिकरण शुरू नहीं हुआ था उस समय जो कार्बन उत्सर्जन की मात्रा थी, उस मात्रा से 1.5 से 2% तक हमें क्या करना है? इस कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। पहले तो हमें 2% कम करना है, फिर हमें और 1.5% का और अतिरिक्त प्रयास करना है। तो ये कहा गया पेरिस एग्रीमेंट में। और इस जब पेरिस एग्रीमेंट को 190 देशों ने साइन तो कर दिए इस पर, लेकिन औपचारिक रूप से अभी तक 179 देशों ने अभी तक इस पर साइन किए हैं, जिसमें इराक ने अभी तक नहीं किया है, फिलिस्तीन ने या इजराइल है या फिलिस्तीन कोई देश है उसने अभी तक इस पर साइन नहीं किया है, चाइना और इसे यूएसए बाहर आ गया है, रूस ने भी अभी तक इस पर साइन औपचारिक रूप से साइन नहीं किए है, टर्की ने भी अभी तक इस पर औपचारिक रूप से साइन नहीं किए हैं। तो ये पेरिस एग्रीमेंट लीगली है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस पेरिस एग्रीमेंट में एक और बात कही गई है कि जो विकासशील या अल्प विकसित देश है, क्योंकि मित्रों अल्प विकसित देश या विकासशील देशों में अभी तक औद्योगिकरण इतना अधिक नहीं बढ़ पाया है जितना कि विकसित देशों में औद्योगिकरण है। इसलिए अल्प विकसित और विकासशील देशों का ये जो तर्क है वो ये कहते हैं कि दुनिया में जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की समस्या है या ग्लोबल वैश्विक वार्मिंग की जो समस्या है, वैश्विक उष्मन की जो समस्या है, या यूँ कह सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की जो वर्तमान में जो मात्रा है, ये बढ़ी हुई मात्रा विकसित देशों के योगदान के कारण है। मित्रों दुनिया में सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है चाइना। वर्तमान में कौन करता है? चाइना 27% के आसपास है, और दूसरे नंबर पर यूएसए है जो 15% के आसपास है। तो मित्रों चाइना और यूएसए 15%, ये सब विकसित देश है। तो मुख्य जैसे एक 27 थी, तो ये हो गया लगभग 40-42% योगदान तो इन दो देशों का ही हो गया। 27 और 15, 42% तो मामला इनका ही हो गया। तो अल्प विकसित और विकासशील देश कह रहे हैं कि वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस की जो बढ़ी हुई मात्रा है वो हमारे जैसे गरीब देशों के कारण न होकर चाइना यूएसए जैसे विकसित देशों के कारण है। इसलिए मुख्य रूप से इनको प्रयास करना चाहिए। साथ ही इन्होंने जो दुनिया में समस्या पैदा की और जिसका अब जो खामियाजा है वो गरीब देश भुगत रहे हैं, इसलिए गरीब देशों को टेक्निकल एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब हमें तकनीकी और आर्थिक मदद दी जानी चाहिए जिससे हम गरीब देश
इस जलवायु परिवर्तन से निपट सकें, या हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हमारे पास में जो तकनीक का अभाव है या पैसों का अभाव है, उसलिए आप विकसित देश, हम गरीब देशों को सहायता दीजिए, फिर हम क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन को कम करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कार्बन मार्केट का कंसेप्ट सामने आया। कार्बन मार्केट, अब मित्रों कार्बन मार्केट में आपने एक और शब्द सुना होगा, कार्बन क्रेडिट। जैसे किसी गरीब देश के पास में टारगेट दिया उसको कि आप औद्योगिकरण से पहले जो आपके यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन की जो स्थिति थी उसका आपको 15% कम करना है। तो किसी गरीब देश ने माना कि 25% कम कर दिया, जबकि करना कितना था, इसको 15% ही कम करना था, जबकि इसने कर दिया कितना, 25%। तो इसने 10% एक्स्ट्रा कर दिया, तो इसके पास में 10% क्रेडिट पड़ा है कार्बन का। क्या है, कार्बन क्रेडिट पड़ा है। अब माना कि जैसे यूएसए को टारगेट दिया 15% का और वो कर पाया जैसे 5% ही कंट्रोल कर पाया, तो अब इसमें 10% का भी इसके पास में कमी है, मतलब इसको 10% और कार्बन जो क्रेडिट है या कार्बन का जो स्टॉक है वो और कम करना होगा। तो अब क्या करेगा, ये कह रहा है, ये जो गरीब देश ये कह रहा है कि मैंने 10% एक्स्ट्रा कार्बन कैप्चरिंग का काम कर लिया है, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो कार्बन क्रेडिट है ये तू खरीद ले और तू मेरे को इसके बदले में पैसे दे दे, क्योंकि मैं गरीब देश हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये कार्बन स्टॉक है या कार्बन क्रेडिट है, ये कार्बन क्रेडिट ये खरीदेगा, इसके बदले इसको पैसा देगा, तो ये कार्बन मार्केट कहते हैं इसे। तो ये कार्बन मार्केट का जो कंसेप्ट है ये इस पेरिस एग्रीमेंट में भी सामने आया है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान रखनी है कि इसमें NDC या यूं कह सकते हैं INDC का कंसेप्ट सामने आया है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये क्या है, NDC क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है? इसका मतलब ये है कि पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि प्रत्येक देश को ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करने के लिए कुछ टारगेट डिसाइड करने होंगे। इन्हीं टारगेट को NDC कहते हैं, मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की प्रत्येक देश ये डिटरमाइन कर ले, अपने राष्ट्रीय स्तर पर ये डिटरमाइन कर ले कि उसको कितना कार्बन क्रेडिट का प्रयास करना है या उसे कितनी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकना है। तो जैसा कि भारत ने जो टारगेट स्थापित किया है वो है 2005 में जो हमारा कार्बन उत्सर्जन का जो स्तर था, जो सकल कार्बन उत्सर्जन था, सकल उत्सर्जन, उस उत्सर्जन की जो तीव्रता है उसका हमें 2030 तक 33 से 35% तक कम करना है। कितना करना है, 33 से 35% तक हमें कम करना है 2030 तक। कौन से टारगेट से, 2005 के टारगेट से। इसका मतलब 2005 में हमारा जो कार्बन उत्सर्जन था उसका हमें 2030 तक 33 से 35% तक उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें एक और बात कर लेते हैं, अभी पहले COP25 हुआ है 2019 के अंदर, दिसंबर 2019 में। कहाँ हुआ, पहले होना तो था चिली में, लेकिन चिली में ये आंतरिक कलह के कारण वहाँ संभव नहीं हो पाया, इसलिए फिर इसको चिली के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में स्पेन के मैड्रिड शहर में आयोजित किया गया। स्पेन के मैड्रिड शहर में आयोजित किया गया। कहाँ पर, स्पेन के मैड्रिड शहर में COP25। अब हम COP26 प्रस्तावित है, कोरोना के कारण ये 2020 में होना था, हुआ नहीं, अब 2021 में ये प्रस्तावित है, और ये प्रस्तावित है ग्लासगो
ग्लासगो के अंदर 2021 के अंदर COP 26 है वो प्रस्तावित है। इसके अलावा हमें जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो है कि 2019 में एक रिपोर्ट आई है, वो आई है UNFCCC की स्थापना के 25 वर्षों में, स्थापना से 25 वर्षों में जो इसने क्या क्या प्रयास किए गए वैश्विक स्तर पर, उसको दर्शाने के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट का नाम है क्लाइमेट एक्शन एंड सपोर्ट ट्रेंड। क्लाइमेट एक्शन एंड सपोर्ट ट्रेंड। क्लाइमेट एक्शन एंड सपोर्ट ट्रेंड एक रिपोर्ट जारी की गई है। कब की गई है? UNFCCC की स्थापना के 25 वर्षों में UNFCCC ने अपनी स्थापना से 25 वर्षों के अंतर्गत UNFCCC ने क्या क्या कोशिशें की गई, उन सब कोशिशों के बाद जो रिपोर्ट जारी की गई है उसका नाम है क्लाइमेट एक्शन एंड सपोर्ट ट्रेंड। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि अभी इसी COP 25 में IUCN में का नाम होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस IUCN की स्थापना हुई थी 1948 में। इस IUCN ने अभी महासागरों में जो प्रदूषण बढ़ रहा है या महासागरों के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उस टेम्परेचर पर एक अपनी रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट का नाम है ओशियन डीऑक्सीजनेशन। तो किसने जारी की है? IUCN ने। IUCN की स्थापना कब की गई? 1948 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में एक जगह है ग्लैंड। इस ग्लैंड में IUCN का मुख्यालय है। 1948 में स्थापना की गई और इसने अभी COP 25 में, जो COP 25 कहां पर हुआ था? अभी जैसे हमने बात की है, COP 25 हुआ था मैड्रिड में, स्पेन के मैड्रिड शहर में जहां पर, और COP 21 हुआ था पेरिस में, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट लाया गया। 2015 की बात है। तो COP 21 ध्यान रखना, COP 25 ध्यान रखना, अब COP 26 प्रस्तावित है ग्लासगो के अंदर। ठीक है मित्रों, आज हमने ये बात की UNFCCC की, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि वैश्विक स्तर पर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जितने भी दुनिया में वैश्विक प्रयास हो रहे हैं उन सभी वैश्विक प्रयास को सपोर्ट करने के लिए UNFCCC की स्थापना हुई। और ये अब, पहले तो ये केवल सपोर्टिंग का काम करता था, लेकिन अब इसकी भूमिका है वो चेंज हो गई है। पहले तो ये केवल सपोर्टिंग सिस्टम का रूप में काम कर रहा था, अब ये पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने का काम भी करेगा। तो अब धीरे धीरे UNFCCC के कार्य के दायरे में वृद्धि हो रही है। नमस्कार।